हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और इसी को और ग्रेट बनाने के लिए मैं ब्रिजेश आपके लिए लेके आ गया हूं द हिंदू डेली न्यूज करंट अफेयर, द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस। और दोस्तों, इसमें अभी हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हिंदी में करेंगे, हिंदी में होगा PDF। और मेरा जो एक्सप्लेनेशन का मेथड होगा वो बाइलिंगुअल होगा। और आपको इसकी जो PDF होगी वो भी हमारे जो ISPCS मेंटोर का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपकी इसकी PDF मिलेगी। और PDF आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर की क्लासेस। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये करंट अफेयर की क्लासेस है, ये केवल करंट अफेयर, मेरा जो रोल होगा एज अ टीचर, ये केवल डिस्कस करना नहीं होगा कि जो न्यूज आर्टिकल आए हुए हैं, कि जो न्यूज आर्टिकल है उसको मैं रीड कर दूं या कि आपको डायरेक्टली बता दूं। तो उसमें टीचर्स का रोल नहीं होता। टीचर्स का रोल क्या है कि जो आर्टिकल है उसके जो बेसिक्स हैं उसमें जो, क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको एक एज ए जो करंट अफेयर है उसको एज ए इशू समझना है कि एक इशू है और उस इशू से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को एड्रेस करना जरूरी होता है। तो इससे आप ये भी सीखेंगे कि कैसे हम न्यूज आर्टिकल को पढ़ें। और दूसरी चीज ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है आपको कि जैसे न्यूज़पेपर में डेली आप पढ़ते हैं तो पूरा 20 पेजेस 30 पेजेस को होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होगी, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस और PYQ को पढ़ना बहुत जरूरी है। और यही बेस होता है आपकी तैयारी का कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि आप जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना, तो आप उन्हीं आर्टिकल को पढ़ना चालू करिए या पढ़िए जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं या जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेट करता है उसको पढ़िए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज है दोस्तों 11 जुलाई। जैसे आपको पता ही है कि आज क्या है, आज 11 जुलाई है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कौन सा डे है? आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस है। और ये कब से प्रारंभ हुआ? ये 1989 से प्रारंभ होता है। और इसकी 2024 की थीम क्या है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो 2024 की थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। लिविंग नो वन बिहाइंड, नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। क्योंकि आप देखते हैं कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि पर्टिकुलर डे की 2024 में कि इस ईयर की थीम क्या थी, तो आपको थीम भी पढ़ना जरूरी है। तो आज है विश्व जनसंख्या दिवस और 2024 की थीम क्या है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये 2024 की थीम है। 1989 से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो मनाना प्रारंभ होता है। अब हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। तो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम देखते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है ये पेज नंबर आपको 1 पे देखने को मिलेगा। पेज नंबर 1 में देखने को मिलेगा। क्या है? धर्मनिरपेक्ष कानून के साथ तलाकशुदा महिलाओं का भरण पोषण अधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। दोस्तों थोड़ा एक हम देखते हैं जो पहला हमारा आज के लिए होगा। तो पहला होगा धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण अधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में डिसीजन आया है जो तेलंगाना की एक महिला से रिलेटेड है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा जो आर्टिकल होगा, दूसरी न्यूज होगी, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होगी। अभी हाल ही में आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के विजिट पे हैं और वहां पे हमने एग्रीमेंट किया है भारत राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार को आगे बढ़ाने को सहमत। एक तरह से पॉलिटिकल और हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा, भारत महाराष्ट्र के 6 किलोमीटर। नेक्स्ट आर्टिकल को हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल होगा भारत महाराष्ट्र में 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हो गया सितारों का जो टॉर्टाइज है, इसमें देखेंगे स्टार टॉर्टाइज है, उससे रिलेटेड न्यूज है। और जो नेक्स्ट हम इस पे आज और डिस्कस क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक जो हमारा समाचार में शब्द आता है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं
नेक्स्ट पे देखते हैं भारत की जनसंख्या। जैसे आज हमने बताया है कि आज क्या है, पॉपुलेशन डे है, और पॉपुलेशन डे के कारण आज के जो दो दो आर्टिकल है उस पे किस पे रिलेटेड है, डेमोग्राफी पे रिलेटेड है। डेमोग्राफी आपको पता ही क्या है, पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। और साथ में हम डेली आपको करंट अफेयर के साथ साथ हम आपको मैपिंग भी कराएंगे, और आज के मैपिंग में होगा भारत में झीलें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल और देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। तो पहला आर्टिकल, तो पेज नंबर 1 में ये जो पहला आर्टिकल हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला है जो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, किस पे दिया है, महिलाओं को जो उनके मेंटेनेंस है, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, गुजारा भत्ता से रिलेटेड है, उससे उन्होंने क्या आया है, अभी हाल ही में डिसीजन आया है। तो सबसे पहले इसको हम इस जैसे इस आर्टिकल है ये है, इसको समझने के लिए हम इसके बेसिक्स पे चलते हैं। तो इसके बेसिक्स, इसकी जो महिलाओं के लिए जो जो गुजारा भत्ता है, मेंटेनेंस है, उसकी शुरुआत कब से होती है, तो उसको देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1985 से। इसकी शुरुआत कब से होती है, 1985 से। 1985 का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप लोगों को पता भी होगा कौन सा है, साहिबानो केस। आपको पता होगा साहिबानो केस, साहिबानो केस। साहिबानो केस से ही दोस्तों इसकी शुरुआत होती है, महिलाओं की गुजारा भत्ता से रिलेटेड। आज जितनी भी हम न्यूज सुनते हैं, आज महिलाओं की जो जैसे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू आ रही है, मांग आ रही है कि उसमें जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड, वुमेन इक्वालिटी से रिलेटेड, तो साहिबानो केस को हम समझते हैं। तो साहिबानो केस में हुआ क्या था एक्चुअली, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस आया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1985 का केस है। हाई कोर्ट में केस क्या आया था, साहिबानो नाम की एक महिला कहां पे जाती है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाती है, और वो कहती है कि जो हमको जो इद्दत के रूप में जो हमको अमाउंट मिल रही है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। यहां पे दोस्तों आपको बताना जरूरी हो जाता है कि जो अभी है ये दो यहां पे लॉ है, इससे रिलेटेड दो लॉ है। एक तो पहला लॉ हो जाता है हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 125, पहला लॉ सीआरपीसी का 125 हो जाता है, और दूसरा हो जाता है 1986 का एक्ट, जिसका सेक्शन 3। तो उसमें जो साहिबानो केस है, इसको हम डिटेल में तो बताएंगे ही, पहले हम साहिबानो केस को देख रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। तो साहिबानो केस में जो कहा गया कि इद्दत में जो उनको रकम मिल रही है उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उनको क्या डिमांड थी कि हमको अभी जो उनको मिल रही थी वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग मिल रही थी, उसमें क्या है कि इद्दत के पीरियड के ड्यूरेशन में उनको क्या दिया जाएगा, गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और दोस्तों यहां पे आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इद्दत की पीरियड क्या होती है। इद्दत की पीरियड होती है जहां पे जो वुमेन होती हैं, जैसे डाइवोर्स के बाद उनको वो पीरियड, जिसमें एक तरह से कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, जहां पे वो रीमैरिज नहीं कर सकती। जनरली ये 3 मंथ की पीरियड होती है, 3 मंथ की पीरियड होती है, बस केवल उसी समय इनको गुजारा भत्ता ले सकती हैं। तो इसी के अगेंस्ट में साहिबानो कहती कि ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उस समय केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें जो एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन होता है साहिबानो के फेवर में। इसके बाद एक केस सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस आता है तो यहां पे उस समय पे ही ये कोइंसिडेंस ही होगा कि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन रहते हैं, चंद्रचूड़ जी रहते हैं। तो चंद्रचूड़ जी की पीठ में ये केस आता है, और ये बात आती है कि जो इद्दत की राशि है, इद्दत अभी तक क्या होता था, मुस्लिम वुमेन को जो तलाकशुदा जो महिला होती हैं उनको केवल गुजारा भत्ता इद्दत की पीरियड तक के लिए मिलता था। और साहिबानों की क्या डिमांड थी कि हमको जो ये क्या बोलते हैं, जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो हमको मिलनी चाहिए सीआरपीसी की सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग। तो सीआरपीसी 125 क्या है, तो सीआरपीसी 125 कहता है कि सभी महिलाओं को सीआरपीसी के सेक्शन 125 एक आता है कि सभी महिलाएं जो तलाकशुदा हैं और जिनका तलाकशुदा होने के बाद रीमैरी के पहले तक वो गुजारा भत्ता पाने के लिए, मेंटेनेंस अमाउंट जो होती है उसको पाने के लिए लाभार्थी होंगी, मतलब वो प्राप्त कर सकती हैं। बट जो यहाँ पे क्या इद्दत पीरियड तक था। तो अब यहीं पे साहिबानो केस में जजमेंट आता है कि जो यहाँ पे क्या है, वुमेन इक्वालिटी पे आता है जेंडर इक्वालिटी पे डिसीजन आता है कि अब सभी क्या होंगे, सभी पात्र होंगे किसके लिए, गुजारा भत्ता के लिए, चाहे वो मुस्लिम तलाकशुदा महिला हो चाहे हिंदू तलाकशुदा महिला हो। तो इसी केस के लिए आता है। अब इसी के आगे बढ़ता हुआ हम ये देखते हैं कि जो अभी हाल ही में डिसीजन आया है
सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही है। ये क्या है, इसके भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो 2017 का केस है, 2017 की तेलंगाना की एक महिला होती हैं जो फैमिली कोर्ट में जाती हैं। फैमिली कोर्ट में ये भी गुजारा भत्ता किसमें, फैमिली कोर्ट में जाती हैं। इनकी डिमांड क्या रहती है कि जो हमको मेंटेनेंस अमाउंट है, गुजारा भत्ता है, जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो हमको सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग चाहिए। मींस हमको 1986 के लॉ के लिए से नहीं, हमको सीआरपीसी की 125 की जो सेक्शन 125 में जो एक तरह से उनको प्रिविलेज मिला हुआ है उससे इनको चाहिए। तो अब यहाँ पे जो तेलंगाना फैमिली कोर्ट की डिसीजन आता है वुमेन के फेवर में आता है। इनको कहा जाता है कि आपको जो अमाउंट होगी ये वो सीआरपीसी की 125 के अकॉर्डिंग मिलती है। फिर इसके बाद ये जो फैमिली कोर्ट के बाद सामने जो पार्टी होती है वो तेलंगाना हाई कोर्ट जाती है। तेलंगाना हाई कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है, वुमेन के फेवर में ही, महिला जो तलाकशुदा महिला होती है उन्हीं के फेवर में डिसीजन देते हैं। और डिसीजन में क्या होता है कि डिसीजन तो फेवर में होता है, बट जो मेंटेनेंस अमाउंट है, गुजारा भत्ता है, उसकी जो राशि है उसकी राशि को कम कर दिया जाता है। फिर इसके बाद ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी डिसीजन आया जिसको हम लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें अभी हाल में किसके हम देखते हैं कि ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो जस्टिस नागरत्न और जस्टिस मेसी की पीठ में एक केस आता है और दोनों अपने इंडिविजुअल डिसीजन देते हैं। चीफ जस्टिस जो है हमारे यहां पे इनकी पीठ में आता है, तो नागरत्न और जस्टिस मैसी दोनों लोग अपनी डिसीजन देते हैं और दोनों लोग इंडिविजुअल डिसीजन देते हैं। बट इनका जो कंक्लूजन होता है, दोनों का कंक्लूजन होता है वो सेम ही होता है। और एक कंक्लूजन में वो क्या देते हैं, वो एक डॉक्ट्रिन को देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो इशू क्या है कि यहाँ पे एक इशू है, दोनों तो लॉ ही हैं। एक 1986 का लॉ और दूसरा क्या होता है, दूसरा सीआरपीसी की 125 सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता अपने रीमैरिज के पहले तक का देने का प्रावधान है। और 1986 में क्या है, इद्दत पीरियड तक देने की बात है। अब यहीं पे क्या है, डिफरेंसेस है। इसी डिफरेंसेस को दूर करने के लिए जो डिसीजन आता है, डिसीजन किस पे बेस्ड होता है, प्रोटेक्शन डिसीजन बेस्ड होता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये हमारा डिसीजन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, सामंजस्यपूर्ण न्याय सिद्धांत। सामंजस्यपूर्ण न्याय सिद्धांत आप बहुत सारे डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, जैसे आप तो ये पढ़ते हैं। और ऐसे ही है क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसमें होता क्या है कि जब जिसमें दो यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंस लॉ है, उसमें हमको डिसीजन देना है दो डिफरेंस लॉ के बीच में। तो कौन से यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर दो लॉ है तो हम किसी एक लॉ के फेवर में डिसीजन नहीं दे सकते, दूसरे की एकदम से अवहेलना करके एक में फेवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन का तरीका क्या होगा कि हम दोनों लॉ की जो मूल चीजें हैं वो आ जाती हैं। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग जो डिसीजन आता है, इसमें डिसीजन आता है कि डिसीजन में मेन चीज क्या होती है कि अगर यहाँ पे दो बात आती है। एक बात है कि क्या जो वुमेन है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, क्या जो वुमेन है क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पहली चीज तो ये आ जाती है। और दूसरी चीज आती है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अगर फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है तब उसकी जो डिसीजन होता है उसमें क्या कहा जाता है, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तब उसको जो मेंटेनेंस अमाउंट होगी, जुर्माना जो गुजारा भत्ता होगा वो उनको कब तक मिलेगा, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड तक मिलेगा। और अगर डिपेंडेंट होगी तो उसमें कब तक मिलेगा, ड्यूरिंग जब डिपेंडेंट होगी अगर, तो उसको अप टू लाइफ, जब तक वो रिमैरी ना करे, जब तक उसकी पुनः शादी नहीं होती तब तक उसमें दी जाती है। अब इसी आर्टिकल को हमने मोर और लेस इसको डिस्कस कर दिया है। अब कुछ जो है उसको इसमें देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया क्या, तलाकशुदा महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 125 के तहत अपने भरण पोषण मांगने का अधिकार है। और इसमें कोर्ट ने स्पेशल इंफेसिस किया, क्या इंफेसिस किया है कि धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत गुजारा भत्ता के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव प्रतिगामी नहीं होगा। यहाँ पे जो मेन यही है कि जो यहाँ पे जेंडर
इक्वालिटी की बात की गई है कि यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू जो में या कि किसी अन्य दूसरे धर्म की महिलाओं के से उनका क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे किसकी बात करी, जेंडर इक्वालिटी की बात की है, जेंडर जस्टिस की बात की जा रही है। ये आप टर्म्स को ध्यान रखिएगा। और इसमें फैसले के बारे में हमने बता ही दिया, फिर भी एक बार देख लीजिए अभी तक कानूनी स्थिति क्या है कि महिला जिस कानून के तहत विवाहित या तलाकशुदा है उसके आधार पर भरण पोषण प्राप्त करने की असमानता नहीं हो सकती। जैसे विवाह जो हो रहा है 1986 के मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, बट अगर विवाह विच्छेद हो रहा है, तलाक हो रहा है, तो ये नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ही अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या यही बीच में यहाँ पे ये असमानता नहीं हो सकती, ये जजमेंट है। दूसरा हम देखते हैं सेक्शन 125 का, यहाँ पे कहते हैं कि सीआरपीसी जो तलाकशुदा महिला पर लागू होने से बाहर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो जिस भी कानून के तहत तलाकशुदा हो। मतलब सीआरपीसी 125 अप्लीकेबल ही होगा, चाहे वो 1986 या मुस्लिम पर्सनल लॉ से के तहत उसका विवाह हुआ हो या हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, बट सीआरपीसी 125 सबके लिए अप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया सीआरपीसी 125 के बारे में दिया गया है, इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो जो सीआरपीसी 125 है वो किसने है, जो डाइवोर्स्ड वुमेन है, जो महिला और उनके बच्चे, माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान करता है। इसमें प्राप्त व्यक्ति क्या हो सकता है, पत्नी हो सकती है जो तलाकशुदा हो या जब तक दोबारा शादी ना की हो। दूसरा क्या होता है, वैध या नाजायज, जो जायज या नाजायज जो भी बालिग है वो सब भी इसमें इसके तहत जो गुजारा भत्ता के लिए योग्य होंगे। तीसरा, मानसिक असमानताओं के कारण भरण पोषण करने में जो असमर्थ है वो भी होंगे, और साथ में माता पिता, इन लोगों को गुजारा भत्ता के लिए क्या होंगे, ये पात्र होंगे। और इसमें शर्तें क्या हैं, शर्तें हम देखते हैं कि इसमें शर्तें क्या है, उत्तरदायी व्यक्ति ने पात्र व्यक्ति का भरण पोषण करने की उपेक्षा की है या मना कर दिया है, तो वो हम इसमें इस लॉ के मतलब पात्रता क्या होगी, पात्रता का मतलब होता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हम कब हम कोर्ट जा सकते हैं। तो कब जा सकते हैं, जब पात्र व्यक्ति अगर हो वो उपेक्षा की हुई, मना कर रहा हो देने से, या मजिस्ट्रेट पात्र व्यक्ति के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के आदेश दे सकता है या मजिस्ट्रेट दे सकता है। तीसरा क्या, अधिकतम राशि, कोई निश्चित अधिकतम राशि नहीं है, इसी परिस्थिति के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो गुजारा भत्ता कितना होगा ये मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि इसका महत्व क्या हो जाता है। तो इसका महत्व होता है सामाजिक न्याय। इसका जैसे हम इस डिसीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमारी सोसाइटी है, समाज में है, उसका इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो पहला महत्व हम देखते हैं तो इसमें पहला आ जाएगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ये क्या करता है, एक तरह से सोशल जस्टिस की स्थापना करता है। मतलब सबको एक जैसे न्याय, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए क्या है, सोशल जस्टिस की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष प्रयोज्यता की बात करता है। मुस्लिम महिला के अधिनियम 1986, ये फिर इसके अब हम देख लेते हैं जो मुस्लिम लॉ 1986 है उसमें क्या है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य हम देखते हैं, तो ये जो मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दो लॉ की बात की, एक सीआरपीसी का सेक्शन 125, दूसरा जो लॉ होता है मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना जिन्हें अनेक पतियों की तलाक दे दिया है या जिन्होंने तलाक ले लिया है, उनके तलाक से संबंधित या उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है क्या, एक मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसकी जो प्रावधान क्या है, इसमें इद्दत की अवधि की हमने बात बताया है कि इद्दत पीरियड तक की बात करता है कि इद्दत पीरियड तक उनको दिया जाएगा। अब ये बात करता है कि जो ये लॉ है ये बात करता है कब तक भरण पोषण दिया जाएगा, तो इद्दत पीरियड तक दिया जाएगा। अब इद्दत पीरियड के बाद क्या होगा, तो इद्दत पीरियड के बाद कौन भरण पोषण करेगा, तो ये लॉ कहता है 1986 का अधिनियम कहता है कि जो इसके प्रॉपर्टी, जो इनकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो इनकी प्रॉपर्टी लेगा, जो प्रॉपर्टी का हकदार होगा वही भरण पोषण करेगा। और आप बात करिए अगर सपोज उसके पास प्रॉपर्टी ना हो तो कौन भरण पोषण करेगा, तो उसके जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी उसके भरण पोषण का कार्य होगा वक्फ बोर्ड के द्वारा। बट आपको पता है यहाँ पे इशू क्या है कि वक्फ बोर्ड के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच है, उनके पास फाइनेंशियल नहीं है, तो ये इशू हो जाता है। इशू को एड्रेस करने के लिए अभी जो हाल ही में डिसीजन आया है वो कहता है कि सभी जो सेक्शन 125 क्या है कि सभी महिलाओं के लिए है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। इस तरीके से इस आर्टिकल को हमने डिटेल से देखा। अब हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा
और एक हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? तो क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार की रक्षा करता है? ऑप्शंस क्या है? अनुच्छेद 19, 21, 25 और अनुच्छेद 29। तो सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत ही क्या है? व्यक्ति को अपनी पसंद के से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। अगले आर्टिकल की ओर हम बढ़ते हैं। अगले आर्टिकल को देखते हैं। तो दूसरा आर्टिकल हो जाता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो जाता है। इसको इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम देख सकते हैं और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री क्या है, रूस के विजिट में है। तो प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस ने राष्ट्रीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। यही हमारा मेन इंपोर्टेंट क्या है कि जो हमें अभी हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ है, राष्ट्रीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर सहमति व्यक्त की है। तो मुख्यतः ये है, ये इसमें है क्या कि अभी जो रूस में विजिट हुई है, इसमें क्या हुआ, ये राष्ट्रीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें मुख्य मेन बात क्या है कि जो इसमें अपनी दोनों जो राज्य होंगे अपने दोनों राष्ट्रीय मुद्रा में पेमेंट कर सकते हैं, जो अपनी नेशनल करेंसी है पेमेंट कर सकते हैं। मींस एक दूसरे को वो अपने नेशनल करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। ये मेन थीम है इस आर्टिकल की। आगे हम इसके जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ये आर्टिकल रहा आपका, ये आपका आर्टिकल रहा और इसकी जो मेन बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें मेन बात क्या है, बाबुस्किन ने यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों के समर्थन की आलोचना की है और स्विट्जरलैंड में शांति सम्मेलन को एक तमाशा बताया तथा भारत और रूस जैसे नए स्वतंत्र केंद्रों के उदय पर प्रकाश डाला है। और चीन के साथ रूस की दोस्ती से भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए, इसको एश्योर किया गया है। और तीसरी बात क्या आती है, रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसने रूस पर पश्चिम प्रतिबंधों के बाद व्यापार विशेष रूप से ऊर्जा उल्लेखनीय वृद्धि की है। कि अभी इंडिया क्या है, इंडिया और रूस, भारत जो है रूस का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये आपको ध्यान रखना है। और मोदी और पुतिन की चर्चा, आर्थिक सहयोग और रूसी सेना में धोखाधड़ी से भर्ती की गई, इसमें कई डिस्कशन हुए। जैसे इसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक है और रूसी सेना में सैनिक में भर्ती हो गए हैं, तो उनको भी ये कहा गया है कि वो सब भी उनको रिलीज कर दिया जाएगा। जो मेन एग्रीमेंट हुआ है वो तो हमने बता दिया है, निपटान प्रणाली से है। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया और इसके जब हम, अब देखिए ये तो हमारी न्यूज हो गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि जैसे अगर एग्रीमेंट हो, राष्ट्रीय निपटान प्रणाली स्थापित की गई है, तो राष्ट्रीय निपटान प्रणाली के हमारे फायदे क्या होंगे, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक क्या होगा, पॉलिटिकल एडवांसमेंट क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं। यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं जो भारत रूस में अभी भारत रूस के संबंधों का महत्व क्या होता है। तो पहले हम स्ट्रेटेजिक देखते हैं, भू राजनीतिक महत्व देखते हैं। तो भारत के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदार भारत के लिए बहुत भू राजनीतिक महत्व रखती है, स्ट्रेटेजिक महत्व रखती है। कैसे रखती है कि अभी पहला इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर रूस का समर्थन रहा। जैसे हम जब यूएनएससी के परमानेंट सीट का हम बात करते हैं कि हमको यूनाइटेड नेशन कि जनरल काउंसिल में हमको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, तो इसमें रशिया हमेशा समर्थन करता है हमारा। दूसरा कश्मीर इश्यू में भी रशिया हमेशा भारत का समर्थन करता है। इस हिसाब से हम देखते हैं तो ये क्या स्ट्रेटेजिकली जो हमारा रूस क्या होगा हमारे लिए हेल्प करता है। यूएनएससी की चाहे परमानेंट मेंबर की बात होती हो या कि कश्मीर का इशू होता है, हमेशा इंडिया भारत के फेवर में, रशिया हमेशा भारत के फेवर में रहता है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा हम देखते हैं कि डिफेंस में, अभी तो हम देख लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, अब डिफेंस की इंपॉर्टेंस देखते हैं। डिफेंस में क्या है, तो डिफेंस में हम देखते हैं कि रूस अभी भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्ति बना हुआ है। हालांकि अब जो हम अभी हम अनेक, जैसे हम यूएसए के साथ भी पार्टनरशिप में हैं, यूएसए के साथ और अन्य देशों से भी हम अपने हथियार या डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं। बट इसके बावजूद भी भारत 60-70% रक्षा उपकरण रूसी और सोवियत मूल के जो राष्ट्र है उनसे ले रहा है। हालांकि अभी हम विविधता लाए हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि और भी जैसे इजराइल से हम ले रहे हैं, इजराइल के अलावा किससे ले रहे हैं,
और भी राष्ट्रों से ले रहे हैं, बट इसके बाद भी हमारा मेजर के जो डिफेंस के लिए किस पे हम डिपेंड है, रशिया पे डिपेंड है। तो एक चीज रशिया से हमारा जो ट्रेड है डिफेंस के सेक्टर में वो है। दूसरा हम ये यहाँ पे रणनीतिक संतुलन की बात करते हैं कि ये जो हमारा भारत और रसिया का जो एग्रीमेंट है, भारत और रशिया का जो एग्रीमेंट है वो हमारे लिए रणनीतिक संतुलन की बात करता है। रणनीतिक संतुलन की बात कैसे करता है कि एक तरफ भारत जो है रूस के बीच मधुर संबंध, भारत के पश्चिम शक्तियों के साथ बातचीत में बेहतर सौदेबाजी का मौका देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेहतर सौदेबाजी का मौका कैसे देता है कि जैसे हम बात करते हैं कि एक तरफ जो हो गए सोवियत या कि रशिया का हो गया, दूसरी तरफ बात करते हैं यूएसए की। तो जब हमारा बैलेंस हम रशिया के साथ भी है तो यूएसए हमको उतना ही इंपॉर्टेंस देता, यहाँ पे हम क्या कर पाते, बेहतर सौदेबाजी का मौका पा पाते हैं। और साथ में हम अपनी जो राष्ट्रीय हित है उसके अनुसार रणनीतिक संतुलन और तालमेल बिठाने के अवसर भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब उत्तरी अटलांटिक संधि मतलब नाटो 32 देशों के नेता रूस के विरोधी सैन्य गठबंधन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए वाशिंगटन डीसी में एकत्रित हुए हैं। तो उस समय हो रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी आपको देखने पे ये आएगा, आप देखेंगे कि अभी हाल में जो प्रथा रहा, चाहे 2000 चाहे 9 का इलेक्शन हो, चाहे 2014, दोनों जो इलेक्शन 2014 हो कि 2000 अभी बात करते हैं, इन दोनों हमारा जो पहला प्रायोरिटी होती है वो नेबर होती है। जैसे 2009 के इलेक्शन जीतने के बाद हमारे प्रधानमंत्री की पहली विजिट कहां पे हुई थी, नेबरिंग कंट्री में हुई थी। सेम 2014 में भी जो पहली विजिट हुई है प्राइम मिनिस्टर की वो भी नेबरिंग कंट्री में हुई है। पर ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम नेबरिंग कंट्री में न जाते हुए हमारी जो प्रधानमंत्री की पहली विजिट कहां पे हो रही, रशिया में हो रही। ये भी हमारे इंपॉर्टेंस जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको शो करती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में अब ये तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंस कि जो भारत और रशिया का रिलेशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंस था। अब हम बात करते हैं कि चुनौतियां क्या है, भारत और रशिया के जो संबंध है उसमें चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले चुनौती के देखते हैं कि भारत अमेरिका संबंध की प्रगाढ़ता। जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि हमारा हाल ही के दिनों में अमेरिका के साथ संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। और इसकी जो हम इस उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे जो महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका हथियारों को। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अमेरिका के साथ लेमोआ, कॉमकासा और बीईसीए ये एग्रीमेंट पे हम साइन कर चुके हैं। ये कुछ ही राष्ट्र हैं जो इसमें एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका से जो हमारे संबंध का प्रगाढ़ता है अगर रूस के साथ होते तो ये हमारा चैलेंज है कि रशिया और अमेरिका को दोनों को हम लेके चले, ये हमारे रिलेशन का एक चैलेंज है। तो पहला हम देखते हैं संबंधों में चुनौतियां। और दूसरे पे आते हैं कि जो दूसरे पे आते हैं तो दूसरा क्या है, रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता। और ये दूसरा देखते हैं जो हमारे लिए चैलेंज क्या है कि चाइना के से और रशिया के से जो बढ़ती डिपेंडेंस है, रशिया चाइना पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या तरह एक तरीके से चैलेंज है, क्योंकि रूस के उनके बीच आर्थिक, जनसांख्यिकी और तकनीकी विषमता को देखते हुए एक अधीनस्थ भागीदार बन जाएगा। तो यह चीन भारत के तनाव पर मॉस्को की तटस्थता को खतरे में डाल सकता है। तो एक दूसरा चैलेंज हमारे लिए ये हो गया। तीसरी बात करते हैं रूस का पाकिस्तान के साथ बढ़ता जुड़ाव। अब पाकिस्तान के साथ रूस का जो बढ़ता जुड़ाव है ये भी चैलेंज हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपने आर्थिक और रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है। जो रूस है पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, आर्थिक और रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है और उनके द्विपक्षीय अभ्यास भी कर रहे हैं। और अपने मैत्री का संचालन जैसे आरसीपी जो है रूस, चाइना, पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए एक तरह से हानिकारक होगी। तो एक चीज ये देख रहे हैं। एक तो हमने देखा कि एक तो हमारा जो रशिया और यूएसए के साथ जो बैलेंस है वो एक तरह से चैलेंज है। दूसरा चैलेंज हमने देखा कि चीन के साथ जो नजदीकी बढ़ती जा रही है रशिया की, ये हमारे लिए एज ए चैलेंज है। तीसरी बात हमने किया कि पाकिस्तान के साथ जो जुड़ाव हो रहा है वो हमारे लिए चैलेंज है। और चौथा बात करते हैं व्यापार असंतुलन की बात करते हैं। भले ही अभी हमने पढ़ा कि चौथा जो हम हैं उसमें व्यापारिक टर्म पे देखते हैं कि चौथे हम नेशन है, चौथा राष्ट्र है वो। बट अभी भी अगर हम टोटल बात करें कि ट्रेड की, तो जो 65 बिलियन के टोटल व्यापार होता है, टोटल व्यापार रशिया के साथ कितना है, $65 बिलियन का है। बट भारत निर्यात कितना करता है, $5 बिलियन का ही निर्यात करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो व्यापार असंतुलन भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रक्षा में देरी नेक्स्ट देखते हैं। तो रक्षा में देरी ये देखते हैं कि हम अभी यूएसए से, रशिया से S-400 टाइम
ये ले रहे थे, मिसाइल ले रहे थे, बट इसकी सप्लाई नहीं हो पाई है। क्यों दे रही है? यूक्रेन युद्ध के कारण दे रही है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है यूक्रेन क्राइसिस, तो है ही है। तो ये सारे हमारे रशिया के साथ चैलेंज है। अब हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर मेंस के क्वेश्चन आते हैं तो मेंस के क्वेश्चन में हमको तो ये करंट इशू से क्वेश्चन दे देगा। अभी जैसे एग्रीमेंट हुआ, राष्ट्रीय निपटान प्रणाली, ये क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रीय निपटान प्रणाली। ये तो मेन चीज हो गई, करंट में ही है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, इसको हमने देखा। और रशिया के साथ रिलेशंस के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसको हमने देखा। और इन दोनों के बीच अब फिर हमको अपने कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड भी देना होता है कि हम कैसे आगे इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए कैसे आगे बढ़े। तो अब हम वे फॉरवर्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम वे फॉरवर्ड को क्या देखते हैं? यूक्रेन संकट के समाधान में तटस्थ खिलाड़ी। हमें क्या करना होगा? वे फॉरवर्ड हमारा क्या है कि जो यूक्रेन क्राइसिस है उसमें हम एक तटस्थ खिलाड़ी बन के रहें। मतलब हम दोनों पक्षों से अंतरराष्ट्रीय नियमों और सम्मेलनों का पालन करने की अपील जारी रखनी चाहिए। मतलब हम दोनों देशों से कहें कि जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारा नियम है, सम्मेलन है, उसमें जो मेन डिसीजन है उसको जारी रखें। ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? रक्षा आपूर्ति श्रृंखला झटकों को संबोधित करना। मतलब इसमें क्या है कि जैसे रूस को महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की कमी को दूर करने के लिए संयुक्त उद्यम साझेदारी स्थापित करने की संभावना तलाशनी चाहिए कि जैसे हम ज्वाइंट पार्टनरशिप कर सके रशिया से स्पेयर पार्ट बनाने के लिए, रशिया और इंडिया ज्वाइंट पार्टनरशिप कर सके। तीसरा क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? अधिक कूटनीतिक और वित्तीय निवेश। भारत और रूस को अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर गलियारे के लिए लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक कूटनीतिक और वित्तीय संसाधनों को निवेश करना चाहिए। और दोनों पक्षों को बेहतर व्यापार और वाणिज्य के लिए यूरेशियन संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा तेजी लानी चाहिए। ये हमारा क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरेशिया पर बढ़ा हुआ ध्यान। भारत और रूस को यूरेशियन क्षेत्र में अपने अवसरों का पता लगाना होगा और साथ में ईएयू यूरेशियन आर्थिक जो संघ है वो चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान को शामिल करते हुए रूस को व्यापक यूरेशियन साझेदारी बनाना होगा। और अंतिम देखते हैं क्या हो सकता है व्यापार। पश्चिमी देशों को स्पष्ट हम संदेश देना चाहिए। और इस संदेश में संदेश क्या देना चाहिए कि रणनीतिक गणनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत, जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पश्चिम को भारत की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भारत को पश्चिम की आवश्यकता है। ये हम एक तरह से वे फॉरवर्ड में मैसेज दे सकते हैं। ये हुआ हमारा जो दूसरा आर्टिकल था उसका डिटेल्ड डिस्कशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी ने 2019 में पूछ रखा है। जो 2019 में पूछ रखा है उसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों की प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना नामक समझौते का हस्ताक्षर किया है? तो परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों की प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना समझौता किसके साथ हुआ है? तो ऑप्शन है जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसके साथ हुआ है यह समझौता? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये किसके साथ हुआ? रशिया के साथ हुआ है। तो ये हमारे इस तरह से हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ। जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा, इस आर्टिकल में रशिया के रिलेशन में जैसे एग्रीमेंट होते हैं, तो ये एग्रीमेंट इसीलिए ये जैसे हम अभी पहले ही स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आपके लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है। जैसे यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो हमारे जैसे किसी भी देश के साथ एग्रीमेंट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये आपने क्वेश्चन भी देख लिया प्रीवियस ईयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल ये क्या है? इसको एक्चुअली ये आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया द हिंदू में आज, बट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम एक आपको ब्रीफ देता हूं कि है क्या। ये है क्या? कोयना महाराष्ट्र में, कोयना कहां पे है? पहली चीजें जान लीजिए, महाराष्ट्र में है। कोयना महाराष्ट्र में क्या एक रिजर्वायर बनाया गया था, महाराष्ट्र में रिजर्वायर बनाया गया था। इस रिजर्वायर की एक्टिविटी के कारण 1967 में 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इसके बाद कंटिन्यू अर्थक्वेक आते ही रहे। तो इसके बाद 2016 में इसकी डिटेल्ड मतलब जैसे भूकंप के जो झटके होते हैं, भूकंप से रिलेटेड जो जैसे उसके क्या मटेरियल हैं, उसकी क्या बिहेवियर है, साथ में क्या जियो एक्टिविटी हो रही है, उससे रिलेटेड अध्ययन के लिए 2016 में हम क्या बनाते हैं, आगे
देखते 2016 में हम बीजीआरएल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बीजीआरएल का गठन करती है, बीजीआरएल की स्थापना करती है। आगे देखते हैं इसको आगे तो जो कोयना महाराष्ट्र में बीजीआरएल का गठन कर रही है। बीजीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है एक देख लेते हैं हम। बीजीआरएल का गठन बीजीआरएल का क्या कर रही है, तो बीजीआरएल क्या है, बेयर होल बेयर होल जियोफिजिक्स लेबोरेटरी, बेयर होल जियोफिजिक्स लेबोरेटरी, इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य, इसके तहत किया क्या जाएगा, इसके तहत क्या किया जाएगा, जो 6000 कितना है यहाँ पे 6000 फीट की क्या की जाएगी, ड्रिलिंग की जाएगी। और इस ड्रिलिंग के माध्यम से आपको पता ही है कि ये क्या है, भूकंप को जानने के लिए डायरेक्ट क्या सोर्स है, और इस डायरेक्ट सोर्स है क्या करना, ड्रिलिंग करना। और इस ड्रिलिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, तो इसको देखते, ड्रिलिंग के माध्यम से इसके हम क्या इसमें मटेरियल है, क्या मटेरियल है इसको जानेंगे, मटेरियल को जानेंगे कि इसमें क्या मटेरियल है, क्या एक्टिविटी है मटेरियल है इसमें, और इसी जियो एक्टिविटी क्या हो रही है इसको जानने में ये हमें हेल्प करेगा। साथ में ये जियो फिजिक्स के अन्य महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है उनको भी ये हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये आर्टिकल है। हालांकि इस आर्टिकल में बहुत डिटेल जो टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर किया गया है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट को जानना इतना जरूरी नहीं है, बस ये आप जान लीजिए। तो ये आर्टिकल हो गया आपको, इसमें बताया गया है कि ड्रिलिंग तकनीक की बात की गई है। ड्रिलिंग तकनीक क्या है, तो ड्रिलिंग तकनीक जो है ये पायलट ड्रिलिंग मिशन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, ये न्यूज आती है पेज नंबर 14, द हिंदू के पेज नंबर 14 में। ये GS3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये किस पे न्यूज है, ये क्या है आपको दिख रहा होगा, क्या है, स्टार टॉर्टॉइस है, स्टार टॉर्टॉइस है। और ये इसका आप हाल ही में कंटिन्यू आप इसको न्यूज में देखते होंगे। इसके न्यूज में क्या है, इसकी जो जनसंख्या है बहुत कम हो रही है। इसके साथ में देखते हैं कि जो अभी इसका आज का देखते हैं कि आज की न्यूज क्या है। तो इसमें मलेशिया ने एक बड़ी कार्रवाई में तस्करी करके लाए गए 200 भारतीय स्टार कछुए और कछुओं को जब्त किया है। साथ ही वन्य जीव व्यापारी निगरानी संस्था ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक एक बॉडी है जो क्या करती है, वन्य जीव व्यापार पर निगरानी रखती है। उसके अनुसार क्या है, भारतीय स्टार कछुआ दुनिया में सबसे अधिक जब्त किए जाने वाले मीठे पानी के कछुओं की प्रजाति है। अब आपको ये जानना होगा कि जो ये स्टार टॉर्टॉइस है ये क्या है, मीठे पानी का कछुआ है। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है आपको, ये क्या है, मीठे पानी का कछुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और देखते हैं तो इसमें स्टार जो टर्टॉइज है, स्टार कछुआ है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है जियोचुलन एलिंगस। और आयुशियन में इसकी स्थिति क्या है, तो आयुशियन में निवास स्थान के अनुसार पालतू व्यापार के लिए अवैध शिकार और अवैध तस्करी के कारण यूएससी जो आयुशियन है उसके किस लिस्ट में, रेड लिस्ट में है। तो आपको ये पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये हमने देखा, दो इंपॉर्टेंट की बात की, एक किसका है, मीठे पानी का है, एक किसका है, मीठे पानी का है। दूसरा क्या है, आयुशियन की किस लिस्ट में है, आयुशियन की रेड लिस्ट में है। ध्यान रखना है, आयुशियन की रेड लिस्ट में है, क्योंकि यूपीएससी में कई बार ऐसे जो प्रजाति है डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस लिस्ट में है, तो रेड लिस्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे से मध्यम आकार के कछुए जिसके कवच पर एक विशिष्ट तारे के आकार का पैटर्न होता है, इसकी पहचान है क्या, किसके, जो विशिष्ट तारे के आकार का पैटर्न होता है इसमें। और क्या इसका हमको डिस्ट्रीब्यूशन कहां देखने को मिलता है, तो मुख्य रूप से दक्षिणी और पश्चिमी भारत के शुष्क बंजर क्षेत्रों में हमको देखने को मिल जाता है। और इसका निवास स्थान कहां है, तो निवास स्थान वहीं देखते हैं। यहाँ पे ये भी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देख लीजिए, पहला हमने बताया था कि मीठे पानी में है, दूसरा हमने बताया कि आयुशियन की रेड लिस्ट में है, और तीसरा ये कहां पे पाया जाता है, ड्राई एरिया में पाया जाता है। ध्यान रखना है आपको, कहां पे, शुष्क एरिया में, शुष्क और बंजर क्षेत्रों में होता है। तो तीन मेन फीचर है जो आपको ध्यान रखना होगा। और इसका निवास स्थान तो देखें मध्य और दक्षिणी भारत में, साथ में पश्चिम पाकिस्तान, श्रीलंका में भी पाया जाता है। आमतौर पर जैसे ड्राई प्लेस में होता है ना, हमने पहले ही डिस्कस किया, कहां होता है, ड्राई प्लेस में होता है, जैसे झाड़ीदार जंगल हो गए, घास के मैदान हो गए, चट्टानी बाहरी इलाकों जैसे शुष्क खुले आवासों में रहता है।
ये ध्यान ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखते हैं इसके और कुछ फीचर को देख लेते हैं। तो इसका और फीचर है, जैसे ये इसके आहार में क्या है, तो एक और महत्वपूर्ण फीचर जुड़ जाता है कि ये कैसे शाकाहारी है, शाकाहारी। तो इसमें घास की पत्तियों, फलों सहित विभिन्न पौधों की सामग्री का भोजन करता है। तो इसमें जो इसके फीचर हम देख रहे हैं, एक बार रिमाइंड करिए। तो सबसे पहले हमने बात किया कैसे है, ये मीठे पानी का है, मीठे पानी में रहता है। दूसरी हमने जो इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन किया है, तो क्या है, IUCN की रेड लिस्ट में है। और तीसरी चीज हमने किया, क्या बोला था इसके बारे में, कि ड्राई एरिया में पाया जाता है। चौथा इसके लिए क्या हो गया कि ये शाकाहारी है। ये कैसा है, ये शाकाहारी है, शाकाहारी है, शाकाहारी वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। तो ये हो जाता है। इस तरीके से इसकी कुछ महत्वपूर्ण हमने देखा। और रेड लिस्ट में भी क्या है, संवेदनशील है, ये भी ध्यान रखिए। और साथ में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 में आता है, लिस्ट 1 में आता है। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1970, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें किस लिस्ट में आता है, ये लिस्ट 1 में आता है। ये किस लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 में आता है, ध्यान रखना है। और इसके लिए खतरे क्या है, इसकी जनसंख्या, हमने पहले ही बात किया कि इसकी जनसंख्या दिनों दिन कम हो रही थी। इसके जो डेंजर क्या है, शहरीकरण के कारण, अर्बनाइजेशन है, और कृषि प्रथाओं की जो कृषि एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, उसके कारण इनके क्या हो रहा है, आवास जो जिनका आवास है उसका विखंडन हो रहा है। साथ में जो संकरण हो रहा है, हाइब्रिडेशन हो रहा है, इसके कारण आनुवांशिक इसमें विविधता आ रही है, इसका नुकसान हो रहा है। साथ में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार 90% व्यापार अंतरराष्ट्रीय पालतू बाजार में होता है। इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार पालतू बाजार में के कारण ये हो रहा है, इसका जो खतरा हो रहा है। अब इससे रिलेटेड एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में पूछा गया है। तो 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए, और आप भी इसका जवाब दीजिए, कमेंट के माध्यम में भी आप इसका जवाब दीजिए, हम देख रहे हैं आपको। तो पहला इसके स्टेटमेंट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कछुओं की कुछ प्रजाति शाकाहारी होती है। तो हाँ दोस्तों, कछुआ कुछ शाकाहारी होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा, मछलियों की कुछ प्रजाति शाकाहारी होती है, बिल्कुल सही बात, मछलियों की भी कुछ प्रजाति क्या होती है, शाकाहारी होती है। तीसरा देखते हैं, समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजाति शाकाहारी होती है, बिल्कुल सही, ये भी सही स्टेटमेंट हो जाता है। साथ में चौथा देख लेते हैं, सांपों की कुछ प्रजाति सजीव प्रजक होती है। सजीव प्रजक मतलब, ये हिंदी कठिन है, सजीव प्रजक मतलब बीबीपोरस, बीबीपोरस का मतलब क्या हो जाता है, बीबीपोरस सजीव प्रजक का मतलब, जो मतलब जैसे जो अपने खुद से, जैसे कुछ होते हैं जो से एक के थ्रू अपने बच्चे पैदा करते हैं, कुछ जो अपने खुद से बच्चा पैदा करते हैं, तो जो खुद से करते हैं उसको बीबीपोरस कहते हैं, मतलब ये एग नहीं देते हैं। मतलब सांपों की जो कुछ प्रजाति होती है विदाउट एग होते हैं, इसलिए सजीव प्रजक। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो हमने देखा 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जैसे एक इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं जो अभी न्यूज में है, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी ये न्यूज में है, इस टर्म को देखते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसको क्या बोलते हैं, POA भी बोलते हैं, पीओ, पावर ऑफ अटॉर्नी POA भी बोलते हैं। अब पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं, जहां पे अगर कोई कंपनी या कि कोई व्यक्ति अपने कहीं बाहर रह रहा है, तो किसी अपने थर्ड पार्टी को, किसी पर्सन को ये राइट देता है कि उसके बिहाफ में वो डिसीजन ले सके, उसके बिहाफ में वो जैसे साइन कर सके, डिसीजन ले सके। तो जो ये जारी करता है, जिसको देता है अपना, मतलब अपना जो अथॉरिटी होती है, जिसको ट्रांसफर करता है, वो क्या कहलाता है, वो एजेंट कहलाता है, वो एजेंट कहलाता है। और जो देता है, जैसे हम अपना अधिकार किसी को दे रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस है, हम वहां पे सपोज हम वहां पे प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, तो हम अपनी अटॉर्नी दूसरे को दे सकते हैं कि आप वहां पे हैं, तो वहां से रिलेटेड जो डिसीजन आप ले सकते हैं। तो हम क्या कहलाएंगे, जो अथॉरिटी देता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, वो प्रिंसिपल कहलाता है। और जिसको अटॉर्नी देता है वो क्या कहलाता है, वो एजेंट कहलाता है। तो ये हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आपने इसको समझ लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, जो किसी थर्ड पार्टी को अपना देना। इसके में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, एजेंट, और इसको देख लेते क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में संदर्भित करता है ये रिलेशन। इसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शक्ति हस्तांतरण मात्र है, मतलब ये क्या करते हैं, हम पावर को अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, जो बदले में उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। और ये किसी संपत्ति या वित्त या निवेश या चिकित्सा के देखभाल के बारे में हो सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी।
तो दोस्तों आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कशन किए। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन कारपोरेट वकीलों, पेटेंट वकीलों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता से बाहर रखा जाता है। पहला स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट कानून है, जो गवर्नमेंट कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन जो कारपोरेट लॉयर होते हैं या कि पेटेंट लॉयर होते हैं उनको अधिवक्ता से बाहर रखा जाता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाता है? ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? गलत स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि जो कारपोरेट लॉयर होते हैं उनको भी अधिवक्ता की मान्यता होती थी। गलत स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा, लॉ कॉलेज के मान्यता से संबंधित नियमों की बनाने की शक्ति है। तो जो बार काउंसिल है वो जो लॉ की एजुकेशन है और लॉ कॉलेजों को किसी को मान्यता देने की शक्ति है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि आज क्या है? आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो पॉपुलेशन डे में आज डेमोग्राफी से रिलेटेड 2 आर्टिकल आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। डेमोग्राफी से रिलेटेड जो मेन आर्टिकल है उसको डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारे आर्टिकल की थीम है क्या है? इंडियाज डेमोग्राफी जर्नी ऑफ हिट्स एंड मिसेस है। इसको हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल रूप में देखते हैं। तो आ जाता है सबसे पहले हमारे लिए किसमें है? तो ये हमारा इंडियन सोसाइटी में जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दों से संबंधित है। तो इस जो पर्टिकुलर इस एसे में, इस जो आर्टिकल है एडिटोरियल में, इसमें 3 चीजों की बात की गई है। 3 चीजों का उल्लेख किया गया है। एक हम डिटेल आपको पहले ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर इसमें जो लिखा है उसको भी डिस्कस करेंगे हम। इसमें जो मुख्यतः 3 चीजों पे बात की गई है, तो वो 3 चीजों में मुख्यतः किसकी बात की गई है? एक तो बात की जा रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ष 2015 पे आते हैं। 2015 में आता है क्या? एसडीजी। इसी पे विशेष डिस्कशन है कि एसडीजी टारगेट है, और एसडीजी आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य आता है। सतत विकास लक्ष्य आता है कब? 2015 में आता है, जिसमें कितने हैं टोटल? सतत विकास लक्ष्य में कितने? टोटल 17 टारगेट हैं। टोटल 17 टारगेट हैं। और 17 टारगेट के अलावा भी इसमें क्या है? 160 प्लस क्या है? 17। तो ये हो गए गोल्स हो गए प्लस 160 प्लस इसमें क्या है? टारगेट है, जिसको कब तक पूरा किया जाना है? इन टारगेट को 2030 तक पूरा किया जाना है। और आप अभी हम किस वर्ष पे हैं? हम आ गए हैं 2024 पे। मतलब अब हमारे पास केवल 7 वर्ष हैं इन टारगेट को पूरा करने के लिए। और इसी पे डिस्कशन है कि हम कितना अचीव किए और अभी हमको कितना अचीव करना है। तो इसमें बात की जाती है, तो हमारे जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं कि हमारा अचीवमेंट क्या रहा, तो अचीवमेंट में हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस से डिस्कस किया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमारा जहां पे हम देखते हैं फर्टिलिटी रेट इतना हाई था कि अप्रॉक्स डबल फर्टिलिटी रेट था, जिसमें 1960-70 की डिकेड में देखते हैं जनसंख्या विस्फोट देखते हैं, कंटिन्यूअस पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें टारगेट किया गया। इसी को हम अगर अचीवमेंट की बात करें, अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं फर्टिलिटी रेट में, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट की, प्रजनन दर की बात करते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इस आर्टिकल में दिया गया है कि 1990 की बात करता है। 1990 में टोटल जो फर्टिलिटी रेट रहता है वो 3.4 है, 3.4 है 1990 में। और वर्तमान का मतलब हम कब देखते हैं? वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2021 की बात करते हैं। 2021 में हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, कितना है? 2% है, जो कि ऑलमोस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट से भी बिलो है। अब बात आती है रिप्लेसमेंट जो रेट है वो कितनी है? तो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, तो इससे भी बिलो है। अब यहां तो ये तो मेंशन है, ये तो डाटा है,
कि रिप्लेसमेंट रेट से बिलो है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपको जैसे आप पढ़ रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि रिप्लेसमेंट रेट से बिलो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसको हमें एज अ सिविल एस्पिरेंट हमको समझना पड़ेगा ना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसको इंपॉर्टेंस समझना यही इंपॉर्टेंट है। डाटा तो आपको आर्टिकल में भी मिल जाएगा। इसका मतलब होगा कि जब हमारा रिप्लेसमेंट रेट से भी क्या है बिलो है, इसका मतलब हमारा क्या हो रही है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है, नियंत्रित हो रही है। तो जब पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, जो हमारी फैमिली साइज होगी, फैमिली साइज होगी रिड्यूस होगी, फैमिली साइज क्या होगी, कम होगी। और जब फैमिली साइज कम होगी तो इसका इसका क्या होगा, इसका मतलब जो फैमिली में डिपेंडेंट लोग जो होंगे, डिपेंडेंट लोग जो होंगे उनकी क्या होगी, उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस होगी। तो ज्यादातर क्या हो जाएगी, हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, वर्किंग पॉपुलेशन होगी। और जब वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जैसे जब वर्किंग पॉपुलेशन होगी तभी हम, वर्किंग पॉपुलेशन होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होगी तब, जब हमारी वर्क फोर्स का ज्यादा जो है वो क्या हो, वर्किंग पॉपुलेशन हो, डिपेंडेंट पॉपुलेशन रिड्यूस हो। ये इसका आ जाता है कि रिप्लेसमेंट रेट से बिलो हमारा टीएफआर होने का इंपॉर्टेंस, कि हम मोर प्रोन टू डेमोग्राफिक डिविडेंड है। एक तो एक एस्पेक्ट हो गया। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा अचीवमेंट है, तो एक तो ये अचीवमेंट हो गया टीएफआर में देखा। दूसरा हमने एक तो फर्टिलिटी पे बात हुई, तीन पे बहुत बात हुई है इस आर्टिकल में। एक तो फर्टिलिटी पे बात हुई है जिसकी हमने बात कर लिया। दूसरी बात होती है मोर्टालिटी पे बात होती है, मोर्टालिटी पे बात होती है। तो मोर्टालिटी में भी हम यहाँ पे भी जो डाटा दिया गया है MMR, ये क्या है, मातृत्व मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इसकी भी बात की गई है, इसका भी डाटा दिया गया है। तो जो एमएमआर और आईएमआर, इससे भी ये क्या हुए, दोनों क्या हुए, रिड्यूस हुए, दोनों क्या हुए, रिड्यूस हुए। अगर हम बात करते हैं तो 2000 में जो हमारा एमएमआर था, 2000 में हमारा एमएमआर कितना था, 2000 में था 384 था लगभग, 384.4 था ये 2000 में। और जो वर्तमान में बात करते हैं 2020 में कितना है, 102.7 है। और इसी तरीके से आईएमआर की बात करते हैं तो ये 2000 में कितना था, 2000 में आईएमआर हमारा कितना था, तो 2000 में आईएमआर 66.7 था। और 2020 की बात करते हैं, 2020 में कितना है, तो 25.5 है, 25.5 है। ये आईएमआर किसमें कैलकुलेट करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो पर थाउजेंड लाइव बर्थ में आईएमआर कितना है वर्तमान में हमारा, 25.5। ये हमारे क्या है, अचीवमेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर एमएमआर, मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, आईएमआर, मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अगर रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हो रही है। बट केवल ये क्या है, ये डाटा है, केवल हमारा जो टारगेट है, इसमें जो आर्टिकल में कहा गया है कि हमारा केवल टारगेट ये नहीं है कि एमएमआर आईएमआर कम हो रहा है, वो तो अच्छा है, बट हमको बात आगे भी, इसके आगे की भी बात करनी चाहिए। इसके आगे की बात क्या करनी चाहिए कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जैसे चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है, अब इसकी किसकी बात की जानी चाहिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की जानी चाहिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की जानी चाहिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की जानी चाहिए। हमारा जो पोषण है उसकी सुरक्षा की बात की जानी चाहिए। उसपे तो अल्दो हमने इसको तो अचीव कर लिया हमने, जैसे हम जो गरीबी है, भुखमरी है, इस पे तो काबू पा लिया है। बट अभी भी हमारा क्या है, मल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण आज भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुपोषण बहुत बड़ा चैलेंज है। और कुपोषण को मुख्यतः हम, कुपोषण को यहाँ भी देख लीजिए, कुपोषण को मुख्यतः हम जो मल न्यूट्रिशन है उसको कुपोषण को 3 में देखते हैं। जैसे स्टंटिंग, अभी भी हमारे यहाँ स्टंटिंग कितनी देखने को मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टंटिंग है, मतलब ठिगनापन मतलब एज के अकॉर्डिंग, एज के स्टंटिंग क्या है, एज के अकॉर्डिंग आपकी क्या है, हाइट नहीं बढ़ना। दूसरा मल न्यूट्रिशन में क्या है, वेस्टिंग का मतलब क्या है कि दुबलापन। और तीसरा क्या है, तीसरा कुपोषण क्या है, ये ओबेसिटी, मोटापा।
तो आज भी ये हमारे लिए चैलेंज है। तो अब हमको इसकी बात करनी पड़ेगी, मल न्यूट्रिशन की बात करनी पड़ेगी, कुपोषण की बात करनी पड़ेगी, ये हमारे लिए चैलेंज है। और ये तो दूसरी बात हो गई मल न्यूट्रिशन पे, इस पे बात की हुई। अब तीसरी बात है, तीसरी बात यहाँ पे होती है, किसकी बात है, माइग्रेशन की बात हो रही है। तीसरी बात माइग्रेशन की होती है कि आज भी माइग्रेशन माइग्रेशन देखने को बड़ी तादाद में लोग कहां से, रूरल टू अर्बन एरिया में माइग्रेशन है, रूरल टू अर्बन एरिया में माइग्रेशन है। और रूरल टू अर्बन एरिया में मुख्यतः किस लिए जा रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी के लेके, जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब हमको इससे ऊपर आगे आके बात करनी पड़ेगी, मुख्यतः ये डिस्कस किया गया है इसमें। और हम देखते हैं तो ये तो हमारी अचीवमेंट होती है। अचीवमेंट के साथ जो हमारे चैलेंजेस हमने देख लिया, चैलेंजेस हमने देखे जैसे पॉवर्टी रिडक्शन है। और अचीवमेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन भी हमारी बढ़ी, लाइफ स्पैन पहले की कितनी थी, 61 ईयर लाइफ स्पैन थी पहले। अब वर्तमान में लाइफ स्पैन कितनी हो गई है, जो लाइफ स्पैन जो लाइफ पीरियड होती है अब कितनी हो गई, 70 ईयर्स हो गई है। ये अचीवमेंट की बात की गई है। और अचीवमेंट की बात क्या की गई, हेल्थ की बात तो हमने देखा ही है, इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए है। अभी भी जैसे चैलेंज की बात आती है, चैलेंज में इसमें बताया गया है इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनइक्वालिटी कैसे चैलेंज है कि आज भी जो इंडियाज की 10% पॉपुलेशन है, इंडिया की जो 10% पॉपुलेशन है, वो 77% नेशनल वेल्थ को होल्ड करती है। 77% नेशनल वेल्थ को होल्ड करती है, नेशनल 77% नेशनल वेल्थ को होल्ड करती है। इसी तरीके से अगर यहीं पे देखें तो यहीं पे ही ये मेंशन हुआ है कि, और इसी की बात करते हैं, ये टॉप 1% होल्ड 40% ऑफ टोटल वेल्थ, टॉप 1% होल्ड 40% टोटल वेल्थ। ये भी क्या है, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमको इन चीज को एड्रेस करना है। तो इस एड्रेस के लिए, और इसी पे आजकल बहुत बात हो रही है और ये जल्द ही लगता है भारत में लागू होगा, क्योंकि अभी हाल ही में गिरिराज सिंह का भी बयान आया है वन चाइल्ड पॉलिसी पे, वन चाइल्ड पॉलिसी पे, इसके वे फॉरवर्ड के रूप में वन चाइल्ड पॉलिसी पे अभी गिरिराज सिंह का बयान आया। लगता है भारत में जल्द लागू होगी, बट वन चाइल्ड पॉलिसी अभी तुरंत ना लागू हो, फिर भी टू चाइल्ड पॉलिसी तो लागू होनी ही चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि अभी भी भारत में कुछ राज्यों में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है। और कितने राज्यों में लागू है, 4 राज्यों में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है, 4 राज्यों में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है। और टू चाइल्ड पॉलिसी जो है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे किन किन राज्यों में टू चाइल्ड पॉलिसी मतलब 2 बच्चों की जो नीति है वो लागू है, हमको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मुख्यतः हम ये आर्टिकल को आपको डिस्कस कर लिए, और जो कुछ बातें रह गई हैं उसको इस आर्टिकल में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वही बात जो है कि देश में इस जो आर्टिकल है उसमें, आर्टिकल में किसकी बात कर रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धावस्था, स्वास्थ्य, असमानता और असमानता जैसी चुनौतियों के बीच जो एसडीजी टारगेट है उसको अचीव करने की बात की जा रही है। और जो स्थिति क्या थी, जो हमने पास्ट की बात की कि 1987 में ये सबसे पहले पॉपुलेशन डे की बात आती है। कब आती है, 1987 में बात आती है, जब दुनिया 5 अरब जो होती है, 5 बिलियन की जो पॉपुलेशन होती है वो पार करने के बाद इसकी बात आती है कि अब इस पे कंट्रोल की बात किया जाए। और 1960-70 में हमने बताया है कि जो उस समय क्या होता है, हमारा जनसंख्या विस्फोट का दौर था, जिसमें 2% की वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही थी। हालांकि इन सभी के बावजूद हमने इन सब पे कंट्रोल किया है। यही मुख्यतः ये आर्टिकल में जो हमने डिस्कस किया वही है। आगे अगर आगे कुछ और एक्स्ट्रा दिखता है तो वो आपको मैं बताता हूं। बदलती गतिशीलता वही है, देश की विकास लक्ष्य की यात्रा हम देखते हैं। विकास का सबसे सरल अर्थ क्या है, विकास हम मुख्यतः किस में देखते हैं, ये देख लीजिए, सभी के लिए भोजन हो, आश्रय हो, शेल्टर हो और हेल्थ की बुनियादी सुविधा हो। ये विकास का सबसे मूलभूत जो है, मूलभूत में क्या आता है, सबके लिए भोजन हो, सबके लिए क्या हो, फूड हो, सबके लिए शेल्टर हो, आश्रय है, सबके लिए हेल्थ की जो फंडामेंटल नीड है वो फुलफिल हो। गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, शून्य भूख और अच्छा स्वास्थ्य, 3 सबसे महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्य जो हमारे एसडीजी हैं। 3 मुख्य, सबसे मुख्य, एक गरीबी उन्मूलन, दूसरा शून्य भूख, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य। आपको कमेंट के माध्यम से हमको ये भी बताना है कि एसडीजी का कौन सा नंबर है, एसडीजी का कौन सा नंबर है जो जीरो हंगर को बताता है, जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ और गरीबी, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये एसडीजी का कौन सा गोल है, ये आपको हमको कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। और ये बस यही मुख्यतः इस आर्टिकल में मुख्यतः इन्हीं बातों को डिस्कस किया गया जो हमने आपको बताया। अभी आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, इसमें कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, वे फॉरवर्ड दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे स्टेब्लिश करेंगे। इन उपलब्धियों के बावजूद 2023 की ओर से भारत की राह आसान नहीं है। जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% आबादी के पास 77% वेल्थ है। हमने बताया है कि इंडिया की जो 10% पॉपुलेशन है उनके पास इंडिया का 77% वेल्थ है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, एक हमारे लिए चैलेंज है। यदि विकास का फल समान रूप से वितरित नहीं किए जाते, अगर डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है या डेवलपमेंट है उसको हम समुचित मतलब समतामूलक वितरण नहीं करते हैं, तो विकास सबसे गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा। और धन का परिदृश्य इतना विषम रहता है कि जैसा अभी, तो सतत विकास कभी भी अपने वास्तविक अर्थों में हासिल नहीं किया जा सकेगा। जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो जो एसडीजी टारगेट है उसको हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जीडीपी संख्या में पूर्ण वृद्धि का उस देश के लिए सीमित महत्व है जहां शीर्ष 1% के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ये भी हमने डिस्कस किया है, अभी आर्टिकल से ही देखा था कि 1%, भारत में 1% लोगों के पास टोटल भारत की वेल्थ का 40% है। और साथ में हम देखते हैं और कहा ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है, 111 पोजीशन है, आउट ऑफ 125 नेशन में 111 पोजीशन है। ये हमारे लिए चैलेंजेस है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ ले पाएंगे। आगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको निष्कर्ष में क्या हो गया, इसका निष्कर्ष होता है कि भारत की जनसंख्यांकिकी यात्रा स्वास्थ्य सेवा और गरीबों में कमी के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती है, लेकिन पोषण, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ, सेवा तक पहुंच और आय असमानता में लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। तो उसको हमको एड्रेस करना होगा। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सतत विकास, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नीतियां, राजनीतिक प्रतिबद्धता, मानव पूंजी के निवेश की आवश्यकता है। और एक बात यहाँ पे, एक टर्म और आ जाता है यहाँ पे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, जो यूएन जनसंख्या कोष द्वारा परिभाषित जनसांख्यिकी लाभांश आर्थिक विकास क्षमता है। ये क्या है, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कैपेसिटी है जो जनसंख्या की आयु की संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है, मुख्य रूप से तब जब कार्यशील आयु की आबादी का हिस्सा गैर कार्यशील आयु के हिस्से से बड़ा हो। एटलीस्ट आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को ये समझिए कि जहां पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो किससे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा हो। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, 60 कितना, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उसकी संख्या ज्यादा हो, वही है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार जो 2041 के आसपास हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के चरम पर होंगे। कैसे कि जो उस समय मतलब जो कार्यशील आयु है, वर्किंग पॉपुलेशन है 20 से 59 ईयर, वो उसका हिस्सा कितना होगा, 59% तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब अप्रॉक्स 60% पॉपुलेशन कितने हैं, वर्किंग एज के पॉपुलेशन पे है। यदि लाभ मानव क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता संसाधन बना सकता है तो बदले में समाज और देश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो इस तरीके से हमने एक महत्वपूर्ण इस आर्टिकल को भी देखा। दोस्तों आज के जो जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसका हमने डिस्कशन किया है, और इसमें हम डेली आपको जो स्टैटिक है उसको भी कराते हैं। आज की स्टैटिक में क्या है, लेक्स इन इंडिया है, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। ISPCS मेंटोर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आज की जो पीडीएफ होगी वो मिल जाएगी, वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और साथ में जो स्टैटिक क्विज है आपको वो भी देखने को, यहाँ पे स्टैटिक लेक्स इन इंडिया आज है वो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये हो गया आज का आर्टिकल, और ये स्टैटिक्स ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेक्स इन इंडिया, मान भारत में झीलें, तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप अपने सुझाव प्लीज और प्लीज कमेंट के माध्यम से आज का आपका जो डिस्कशन रहा कैसे लगा, क्या सुधार किए जा सकते हैं, अपने अमूल्य सुझावों को आप हमारे कमेंट के माध्यम से दीजिए, जिससे हम इसको और इम्प्रूवमेंट करें और आपके एग्जाम ओरिएंटेड और ला सके, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके सर।